ऑफ टूथ प्रेपरेशन, जो कि बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल टॉपिक है आपका थर्ड ईयर में भी और फाइनल ईयर में भी। ये वो टॉपिक है जिसको अगर आप अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आपकी जो क्लिनिकल रोटेशन है वो बेहतर हो जाएगी। उसको बस अभी तो सिर्फ अंडरस्टैंड करना है, समझना है। जब आप क्लिनिकल काम करोगे तो फर्दर बेहतर समझ आएगी। जो लोग ये लेक्चर अटेंड नहीं करेंगे उनके लिए क्लिनिकल रोटेशन मुश्किल हो जाएगी, वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है। सो इट्स फंडामेंटल ऑफ टूथ प्रेपरेशन, जो आपने पूरी जिंदगी जिनमें कैविटी प्रेपरेशन करनी है, फिलिंग्स करनी है पेशेंट्स की, उनके लिए ये टॉपिक अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। ओके। सो व्हाट इज टूथ प्रेपरेशन? बेसिकली प्रेपरेशन जो है इज बेसिकली द फॉर्म ऑफ द कैविटी that we need to develop, because we have some restorative materials available in the clinic, like we have glass ionomer cements, we have amalgams, and we have composites। okay, जो आप सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हो। उसके लिए हमें कुछ कैविटी की शेप चाहिए। ये टूथ प्रेपरेशन बेसिकली वो शेप ऑफ द कैविटी है जो हमें बनानी है, सो दैट हमारी फिलिंग मटेरियल्स रिटेन भी रहें और पेशेंट mesticate भी कर सके उससे। okay, so just like you are seeing the shape of the cavity, it's class 1 amalgam preparation, you know। ये बेसिकली शेप है एक अमेलगम के लिए जो हमें हर सूरत प्रोड्यूस करनी है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा अमेलगम रिटेन रहे कैविटी के अंदर, इट्स अ क्लास 1 एंड क्लास 2 कॉम्बिनेशन, बिकॉज क्लास 1 जो है वो अक्लूजल सर्फेसिस ऑफ पोस्टीरियर्स पे होती है और लिंगुअल सर्फेसिस ऑफ इंटीरियर्स पे होती है। क्लास 2 कहाँ पे होती है? प्रॉक्सिमल सर्फेसिस ऑफ पोस्टीरियर्स। ओके, जस्ट लाइक यू आर सीइंग अ क्लास 2 कैविटी हियर, it's a class 1 amalgam and class 2 if you are seeing from the occlusal view, but if you are seeing from the sidewise view, so it's a class 2। okay, so it's a class 2 box here and a occlusal box, it's a class 1 and class 2 combination में। ठीक है। सो टूथ प्रिपरेशन क्या है? ग्राइंडिंग और कटिंग डिसीज्ड और डिफेक्टिव टिश्यू in such a way that remaining to structure as well as the restoration can retain its function and aesthetics। it means के हमें ऐसी कैविटी डेवलप करनी है जिसमें कोई डिफेक्टिव टू स्ट्रक्चर ना हो। डिफेक्टिव टू स्ट्रक्चर के अंदर केरीज हो सकती है, कोई फ्रैक्चर टूथ पार्ट हो सकता है, कोई फ्रैक्चर रिस्टोरेशन हो सकती है। सो हमें जब एक शेप देनी है कैविटी की तो वी हैव टू रिमूव ऑल द डिफेक्टिव टूथ टिश्यूज। उन डिफेक्टिव पार्ट्स के अंदर केरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, सो हमें वो सारा जो केरियस टू स्ट्रक्चर है वो रिमूव करना है। द रीजन इज कि अमेलगम भी स्टे नहीं करेगा केरीज के ऊपर और कॉम्पोजिट बॉन्ड नहीं करेगी केरीज के ऊपर। ओके, सो दैट्स व्हाई we have to remove, we have to include all the defective part of the tooth। सही है। so that's the basic purpose of tooth preparation। देन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? इसकी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि रिमूव करना है ऑल द डिफेक्टिव टिश्यूज, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और डिफेक्टिव पार्ट कौन सा है? जो पार्ट बेसिकली प्रॉब्लम करेगा आपके रेस्टोरेशन के अंदर, लाइक इफ यू ट्राई टू प्लेस द अमेलगम देयर, अगर वो अंडरमाइंड इनेमल है, मींस अनस्पॉटेड इनेमल है, वीक इनेमल है, जब अमेलगम कंडेंस करोगे तो वो जो मार्जिन है वो ब्रेक हो जाएगा। सो वो जो डिफेक्टिव पार्ट है वो अनस्पॉटेड इनेमल है। ओके, सो वी हैव टू रिमूव द अनस्पॉटेड इनेमल। देन आइडेंटिफाई द अफेक्टेड एंड इन्फेक्टेड टिश्यू। जो अफेक्टेड पार्ट है ये वो पार्ट है जो कि नॉर्मल टूथ टिश्यू है, जो कि रीमिनरलाइज कर सकता है। ओके, जो इन्फेक्टेड एरिया है ये वो केरीज का पार्ट है जो सॉफ्ट है, जो रिपेयर नहीं कर सकता, जिसे हमें हर सूरत रिमूव करना है। सो हमें आइडेंटिफाई करना है अफेक्टेड को और इन्फेक्टेड को। if someone asks you what is affected part, you can say that part of the tooth that can remineralize, और infected part वो है जो remineralize नहीं हो सकता, जिसे हमें at every cost we have to remove it। देन नेक्स्ट ऑप्शन ये है कि हमें एक्सटेंड करना है, जो हमें कैविटी बनाना चाहते हैं, हमने रिमूव किया आपका डिफेक्टिव पार्ट, तब हमें कैविटी को एक्सटेंड करना है साउंड टू स्ट्रक्चर तक। साउंड का मतलब है जो कि डिफेक्ट फ्री पार्ट है, जो केरीज फ्री पार्ट है। सो हमें कैविटी को एक्सटेंड करना है साउंड टूथ पे, जहाँ पे आपका स्पॉटेड इनेमल है, स्पॉटेड डेंटिन है, और वो जो पार्ट है वो मजबूत है, वो स्ट्रॉन्ग पार्ट है, उसमें कोई डिफेक्टिव पार्ट इंक्लूड नहीं है। देन द नेक्स्ट थिंग इज कि हमें जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर है उसको इतना स्ट्रांग होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि हम कैविटी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सटेंड कर दें, मींस हम कैविटी को बहुत ज्यादा एक्सटेंड कर दें। एक तो है कि हमें डिफेक्टिव पार्ट को रिमूव करना है, दैट्स इट। अगर हम कैविटी के अंदर बहुत बड़ा होल क्रिएट कर देते हैं, खड्डा क्रिएट कर देते हैं, मींस वी एक्सटेंड द कैविटी टू द कस्प टिप्स,
सो हमें वो चीज़ अवॉइड करनी है, बिकॉज जितना साउंड टू स्ट्रक्चर होगा उतना ही फिलिंग सरवाइव करेगी, और जितना हमारे पास टू स्ट्रक्चर डिक्रीज हो जाएगा इन अमाउंट में, इन क्वांटिटी में, उतनी फिलिंग वीक होगी, उतना दांत ब्रेक होने के चांसेस हैं. सो वी हैव टू may avoid extending the cavity to the margin of the cusp tips. Okay, so we have to preserve as much as possible the sound to structure. समझ आ रही है? Yes sir. Okay. सो अब नेक्स्ट है कि हमें दूसरी बात है कि हमें कैविटी को डेप्थ इतनी नहीं कर देनी, मींस हमें कि वो पल्प को हार्म करे, बिकॉज यू नो दैट कि देयर इज अ 4 to 5 millimeter डेंटिन अबव द पल्प एंड अबाउट 1 to 2 millimeter enamel. सो हमें कैविटी को इतना एक्सटेंड नहीं करना कि पल्प की वाइटैलिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाए, बट दैट इज ऑल थिंग्स डिक्टेटेड बाय द caries. If caries are very close to the pulp or almost involving the pulp, so you have to remove the caries. आप ऐसा नहीं करोगे कि आप पल्प को प्रिजर्व करते हुए आप caries पार्ट छोड़ दोगे. आपने caries पार्ट कंप्लीटली रिमूव करना है. कोई ऐसा पार्ट caries का नहीं होना चाहिए जो कि आपकी प्रेपरेशन के अंदर है. You have to remove the caries. हाँ, अगर पल्प इन्वॉल्व हो जाती है, अगर केरीज पल्प तक एक्सटेंड होती है और केरीज रिमूव करते करते पल्प एक्सपोज हो जाती है, so we have other options. We have root canal therapy, we have pulp cappings, we have pulpotomy, so we have different options. लेकिन सिर्फ टू प्रिजर्व द पल्प को प्रिजर्व करने के लिए हम केरीज को नहीं छोड़ सकते. We have to remove the whole caries. Then the next thing is diagnosis. हमें पता होना चाहिए कि हमें हमारा डायग्नोसिस क्या है, which type of the cavity we want to produce and which type of the filling material we want to use, because amalgam के लिए cavity preparation different है, composite के लिए cavity preparation different है, glass ionomer के लिए cavity preparation different है. So first of all you have to diagnose कि which type of the filling material is recommended here and which type of the filling that suits the patients. So that is very important thing. So diagnosis के लिए, diagnosis जो है सबसे important चीज है, जिसमें आपको पता चलता है कि आपने किस जगह पे कौन सी फिलिंग करनी है, फिर आप उसके अकॉर्डिंगली अपनी कैविटी प्रिपेयर करते हो. सो डायग्नोसिस अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. देन नॉलेज ऑफ डेंटल एनाटॉमी. यू मस्ट नो कि हाउ मेनी cusps that tooth has. Like the mandibular lower molar has 5 cusps, then mandibular second molar has 4 cusps. So आपको डेंटल एनाटॉमी का आइडिया होना चाहिए, बिकॉज जब आपने एमाल्गम फिलिंग करनी है तो आपने जो कस्प को कार्व करना है according to the number of the cusp carve करना है. Okay, and दूसरी important बात, you must know the depth of the cavity. That is only possible by doing a clinical examination or by taking a radiograph. And always remember, for caries, the best radiograph is bite wing radiograph. To diagnose the dental caries, we will recommend one radiograph, and that is bite wing. Okay, then we have a patient factors. आपने पेशेंट की अफोर्डेबिलिटी देखनी है. Amalgam is a cheap material, composite is costly material. So you discuss the options to the patient and उसको आप different options दोगे और amalgam के advantages बताओगे, उससे इसके disadvantages बताओगे, amalgam की cost बताओगे, इस तरह composite की cost बताओगे. So patient जहाँ पे agree करेगा, you will do that filling. Okay, so ये चीजें बहुत important है. Then obviously conservation. मैंने बताया कोई भी restoration के लिए आप as much as sound to structure is preserved, उतना ही सर्वाइवल ज्यादा है, उतना ही जो लाइफ ऑफ द रेस्टोरेशन है वो ज्यादा होगी. सो आपने जितना टू स्ट्रक्चर आप कंजर्व कर सको, यू हैव टू कंजर्व. ओके, समझ आ रही है? जी सर. बेटा कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर. बता दो अगर है तो मैं रिपीट कर सकता हूं. जी असद? नो सर. ओके. अब रिस्टोरेटिव मटेरियल फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं. जैसे अमेल्गम जो है वो मॉइस्चर में सरवाइव कर जाती है, मीन सलाइवा के अंदर. अगर सलाइवा पूल हो रहा है तो पॉसिबल है कि अमेल्गम सरवाइव कर जाए. उसके लिए भी हमें रबर डैम की मैंडेटरी जरूरत होती है. कॉम्पोजिट जो है और ग्लास आइनोमर जो है वो इन द प्रेजेंस ऑफ सलाइवा वो सरवाइव नहीं करते. सो दैट्स व्हाई रबर डैम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एनी रिस्टोरेटिव प्रोसीजर.
रबर डैम के बगैर कोई भी रेस्टोरेटिव प्रोसीजर परफॉर्म करने से आपकी जो फीलिंग्स हैं वो सर्वाइव नहीं करेंगी और विद इन अ फ्यू डेज और वीक्स वो डिसलॉज हो जाएंगी. सो दीज 5 फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. द फर्स्ट थिंग इज डायग्नोसिस, सेकंड नॉलेज ऑफ डेंटल एनाटॉमी, पेशेंट फैक्टर्स, कंजर्वेशन करनी है, देन रेस्टोरेटिव मटेरियल. जो आप फिलिंग करना चाह रहे हो उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, यू हैव टू कीप दैट लिमिटेशन इन माइंड. अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज है केयरफुल एग्जामिनेशन, यानी कि आपको बिफोर डूइंग एनी रिस्टोरेशन यू हैव टू डू सम क्लिनिकल एग्जामिनेशन, यू हैव टू डू द रेडियोग्राफ्स एंड यू हैव टू डू सम इन्वेस्टिगेशंस. उन इन्वेस्टिगेशंस में एक इन्वेस्टिगेशन है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पल्प टेस्टर, ईपीटी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पल्प टेस्टर. हमारे पास एक मशीन होती है जो कि हमें पल्प की वाइटैलिटी के बारे में बताती है. सो किसी भी दांत के अंदर कैविटी है, अगर वो डीप कैविटी है and you are thinking it's very close to the pulp, so first of all before drilling the tooth you will do some investigations. और उन investigations के अंदर आपकी हिस्ट्री होगी, आपका एग्जामिनेशन होगा, आपका रेडियोग्राफ होगा और आपका फाइनली ईपीटी होगा जिसमें हम पल्प की वाइटैलिटी देखेंगे कि पल्प इज लिविंग और नॉन लिविंग. ठीक है. So before drilling a tooth we have to do the pulp vitality. Then we have periodontal status. You know that कि tooth is surviving in a bone. You know in nature ने bone की एक height रखी हुई है. अगर वो bone की height कम हो जाती है तो दांत आपका मोबाइल हो जाता है. It means कि वो move करना शुरू कर देता है. So कोई भी restoration से पहले आपने bone का level और bone का status evaluate करना है and that is possible with the bite wing radiograph and second with some periodontal probing, जो कि आप आजकल पैरियो में कर रहे हो. पैरियो में आप प्रोब करते हो सॉफ्ट टिश्यूज को, तो प्रोब से हम बोन का लेवल इवेलुएट करते हैं. सो बेटा बिफोर ड्रिलिंग अ टूथ यू हैव टू डू 2 थिंग्स. आपने हिस्ट्री लेनी है, एग्जामिनेशन करना है पल्प का, और पेरिडोंटल स्टेटस का इवेलुएशन बहुत जरूरी है. उसके बगैर आप ड्रिल नहीं करोगे, अदरवाइज क्या होगा, नेक्स्ट डे पेशेंट पेन के साथ आएगा. अगर वो कैविटी बहुत डीप थी और आपने वाइटैलिटी नहीं देखी, अगर वो दांत पहले ही नेक्रोज हो चुका था, आपने फिलिंग कर दी उसके ऊपर, सो वो जो पेनफुल प्रोसीजर है, पेनफुल जो काम है, वो विद इन फ्यू डेज स्टार्ट हो जाएगा. सो दीज 2 फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट हियर, पल्पल एंड पेरिडोंटल स्टेटस. Then occlusal relationships, you know some patients are just they are bruxers, they grind the teeth. Okay, तो जब ग्राइंड करते हैं टीथ को तो फिलिंग्स भी करेंगे उन पेशेंट्स के अंदर, तो फिलिंग्स भी ग्राइंड हो जाएंगी. सो हमने पेशेंट्स की पहले वो हैबिट जो है जिसे वो ग्राइंड करता रहता है, वो हैबिट को रिलीव करना है. वंस वी रिलीव द हैबिट देन वी डू सम रेस्टोरेशन. एंड ऑलवेज रिमेंबर, कॉम्पोजिट हो, अमेलगम हो और जीआईसी हो, पेशेंट कैन ग्राइंड 3 ऑफ देम. So we have to plan some other things. So that's why आपने ड्रिल नहीं करना, आपने पहले इवैल्यूएशन करनी है, आपने एग्जामिनेशन करना है और आपने डिसाइड करना है कि कौन से पेशेंट के लिए कौन सी जो फिलिंग है वो सूटेबल रहेगी. ठीक है. सो आज हम इतना ही करते हैं. नेक्स्ट इंशाल्लाह जो हम करेंगे उसमें हम फर्दर मूव करेंगे. अगर आपको क्वेश्चन इसमें है तो आप पूछ सकते हो मेरे से. हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी सर. Yes, sir. बेटा कोई क्वेश्चन है पूछ लो. No, sir. नो सर. श्योर, समझ आ गई सारी? जी सर. अब नेक्स्ट टाइम मैंने लेक्चर से पहले चीजें पूछनी है आपसे, फिर मैं नेक्स्ट चलूंगा. तो ये पढ़ के आना आप. ठीक है. ओके सर. Okay, sir. ओके, नेक्स्ट टाइम.